सर, आपने एक संकल्प लिया है कि आपको 5000 बेटियों की शादी करनी है, तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? अगर मैं उनको कहता कि 25 शादी हमें करनी है, 30 शादी करनी है, आओ जुड़ जाओ, तो वो 25-30 शादी करके चले जाते वापस, या फिर उनका मोरल कम हो जाता है कि नहीं करना है। लेकिन हमने उनके सामने एक संकल्प रखा कि हम 5000 शादी। तो कौन से टाइप की बेटियां होनी चाहिए, मतलब कौन सा टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, मतलब गरीब है या मध्यम वर्गीय, कौन आपसे मतलब? देखिए, हम तो हमारी कोशिश अक्सर ये होती है कि आदिवासी क्षेत्र के आ जाए, अच्छा, एकदम निम्न क्षेत्र के जिनको नहीं व्यवस्था मिल पा रही वो आ जाए। हाँ, मतलब माँ बाप की दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसके बाद लोअर मिडिल क्लास आ जाए। अच्छा, और फिर इसके बाद मिडिल क्लास भी आ जाए। अच्छा, सबसे बड़ा गरीब कौन है? मिडिल क्लास। करेक्ट। वो गरीब इस तरह गरीब है वो कि वो अपनी गरीबी दिखा भी नहीं सकता। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहा इंगे, आप सबका डीजीसी पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने अपना काफी साल समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने काफी साल अपने आप को समाज के लिए एक सरेंडर किया है, समर्पित किया है। बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविटिस्ट है। आइए हम ऐसे पर्सनालिटी को मिलते हैं जिनका नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा से। नमस्कार सर। नमस्कार जी स्नेहा। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। यस। बताइए, आज आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने की जो इच्छा जाहिर की, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बातें लोगों तक जाए ताकि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हमारे कार्यों में जुड़ सके। बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू वेरी मच सर। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो आपके लिए है सर, ये जो पिछले 10-12 साल से आप कन्यादान का जो सेवा कर रहे, जहाँ पे आप कन्यादान के संचालक है, फाउंडर है, एक फाउंडेशन से आप पिछले 12 साल से इस क्षेत्र में है, तो आप इस क्षेत्र में कैसे आए? ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि समाज के लिए कुछ तो करना है, कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बेटियों के लिए? तो वो हिस्ट्री जानना चाहूंगी सर मैं। देखिए, बहुत सुंदर सवाल, और पहला ही सवाल आपने काफी दिल के करीब, और जिसे बाउंसर्स बोलते हैं सवाल, कि जो सवाल में बहुत सारी चीजें छुपी होती है और जवाब भी उसका काफी बड़ा होता है। ये कार्यक्रम हमने 2016 से इस संस्था को शुरुआत की हमने, और कन्यादान का जो सब्जेक्ट, लोक सेवा की जो बात दिल में आई, 2015 में एक छोटा सा हादसा हमारे साथ हुआ। अच्छा। हमारा एक छोटा सा माइनर हार्ट अटैक आया। ओके। और वहां से ऐसा लगा कि जीवन अब यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो बहुत डर गया था उस समय। मैं करीब 42-43 साल का ही उम्र था उस समय। बहुत ही कम एज था। तो ऐसा लगा कि समाज में जब अच्छे होकर हम बाहर आए तो लगे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो देश के लिए और लोगों के लिए, लोकहित के लिए कुछ अच्छा हो। बराबर। तो जाने के बाद भी लोग नाम याद रखें। यस। तो बस एक ऐसे मन में बात आई और ये सेवा के कार्य में 2016 से जुड़ गए। 2016 से जुड़ने के बाद तो छोटी छोटी सेवाएं करते थे, लेकिन जब हम कई ऐसी गरीब बस्तियों में, कई ऐसे आदिवासी बस्तियों में जहाँ जहाँ जाते थे, तो वहाँ पे हम लोगों को खाना खिलाना, लोगों के पढ़ाई की व्यवस्था करना, ये सब चीजें चलती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या मेरे समझ में ये सब एक साल में आई, वहाँ मुझे ऐसा लगा कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। बराबर है। वो इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है बच्चियों को क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे माता पिता बच्चियों की पढ़ाई के बजाय उसकी शादी की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, बराबर है। कि वो अगर उसके लिए पैसा संचय भी कर रहे हैं, मतलब जमा भी कर रहे हैं, तो ये सोच के नहीं जमा कर रहे हैं कि बच्ची हमारी पढ़ेगी, आगे बड़ी होगी तो पढ़ेगी तो उसमें पैसे लगाएंगे। बराबर। वो इसलिए रख रहे थे कि उसकी शादी करेंगे। तो ये जो मैंने पूरे एक साल 2016 से 17 तक हमने लोगों में घूमा, तो ये समझ में आया कि बेटियों को हम पढ़ाने के लिए सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है कि माँ बाप उसके लिए तैयार नहीं है। बराबर। उनके दिमाग में बच्चियों की शादी की चिंता बहुत ज्यादा है। राइट। फिर ये सब चीजें जब दिमाग में आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा चीज है कि हम क्यों ना शादी को सरल बनाए। इस शादी की जिम्मेदारी हम उठाए और वो बेटियों की शादी करें। फिर हमारे दिमाग में सामूहिक विवाह की बात आ गई। बराबर है। कि हम सामूहिक विवाह के माध्यम से एक समाज नहीं, क्योंकि सामूहिक विवाह तो बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन एक समाज का सामूहिक विवाह नहीं करना, सर्व समाज का करना है। सभी समाज की बेटियों का शादी करना है। फिर ये भी समझ में आया कि
नहीं, सामूहिक विवाह में कुछ लोग नहीं आना चाहते क्योंकि एक ही तरह से शादियां होती है, तो लोग बोलते हैं कि हमारी रीति रिवाज परंपराएं नहीं होती। तो हमने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार शादी करने का निर्णय लिया और 2017 में हमने पहली बार, आपको पता होगा कि जीसीसी क्लब में हमने कार्यक्रम रखा कन्यादान का, जिसका उद्घाटन आज के प्रख्यात कवि हिंदी के डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने किया। बढ़िया। हाँ। और वहां से शुरुआत हुई कन्यादान अभियान की। अच्छा। शायद उनको भी अभी याद होगा कि नहीं, लेकिन मेरे पास सारी वीडियो है। हाँ। कि वो कन्यादान अभियान का वहां से शुरुआत हुई और हमने वहीं पे नींव रखा कि हम आने वाले समय पे 11-21 बेटियों का हम कन्यादान करेंगे। अच्छा, तो साल में आप कितने बेटियों की शादी करते हैं? देखिए, जब शुरुआत हमने की थी तो पहले हम 11 बेटियों की शादी साल में कर पाते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर इसका प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा तो काफी लंबा होता है। तो हमने पहले जो शादी की 2018 में की, 18 फरवरी 2018 में, तो 11 बेटियों की शादी की, जिसमें अलग अलग मराठी समाज के भी थे, यूपी समाज के भी थे और मारवाड़ी समाज के भी थे, गुजराती समाज के, ऐसे अलग अलग जोड़े थे और सबके उनके रीति रिवाज से। तो पहला जो कार्यक्रम हुआ 11, तो 18 में और 19 में हमने 11 शादी की। 20 में कोरोना आ गया। बराबर। लेकिन कोरोना के कुछ 10-15 दिन पहले ही हमारा कार्यक्रम हुआ था। वहां पे हमने करीब 20 की 21 शादियां हुई थी, वहां शुरू किया। फिर 21 में 2022-23 से फिर हम साल में 2-3 कार्यक्रम करना शुरू किए और अब तो साल में कम से कम नहीं कुछ तो 3 कार्यक्रम तो होते ही है। अच्छा। और जहां साल में हम पहले 11 शादी कर पाते थे, 21 कर पाते थे, अब साल में हम 70-80-100 शादियां कर। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हो रहा है बढ़िया से। अच्छा सर, जब आपने ये संकल्प हाथ में लिया था तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो आपको बहुत अलग अलग चुनौती या चैलेंजेस आए होंगे, तो वो कौन से चैलेंजेस से आप उभर के आए और आज ऐसे पर्सनालिटी आपने अपने आप को डेवलप किया? बहुत सारे चैलेंजेस है। पहले सबसे पहली बात तो चैलेंजेस, जब कोई भी काम आप शुरू करो तो वो काम का तो पूरी किस तरह से आप करोगे, उसका जो पाइपलाइन बनाना है, उसका जो ब्लूप्रिंट बनाना है, पहले हमें खुद अपने दिमाग में बनाना पड़ता है, फिर लोगों के दिमाग में डालना होता है। तो वो समझाना लोगों को कि हम इस तरह से करेंगे। लोग सामूहिक विवाह तो समझ रहे थे, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे थे कि जो आप सभी समाज का अलग अलग कैसे करोगे, उतने पंडित कैसे लाएंगे, किस तरह से सब शादियां होगी, बारात सब कैसे आएगी। हमने कहा ये सारी चीजें होगी, एक ब्लूप्रिंट लोगों को समझाना। और सबसे बड़ी बात, जोड़े ही नहीं आ रहे थे शुरुआत में। मतलब अच्छा। लोग संकोच करते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटी की शादी आप नहीं कर पाए। तो उनको ये समझाना कि भाई ये शादी जो हो रही है आपके रीति रिवाज से होगी, आपके परंपरा अनुसार होगी, आपके मंडप में आपके ही मेहमान बैठेंगे, बराबर है, और कोई भी उसमें हमारा इंटरफेयर नहीं होगा। हम केवल इसको इवेंट की तरह कर रहे हैं, आप केवल वहां पे हम व्यवस्था दे रहे हैं, आप उसकी शादी करेंगे, मंडप को सजाना, हर एक चीज करना, वो सारी चीजें हम करेंगे। केवल आपको शादी अपनी बच्ची की वहां करना, आपके मेहमानों को बढ़िया खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा। तो ये सब चीजें लोगों को घर घर जाके समझाया हमने। अच्छा। और इसकी शुरुआत हम गिनती के 4-5 लोग ही तब थे। अच्छा। और फिर धीरे धीरे 1-2 महिलाएं और जुड़ी। जब महिलाएं जुड़ना शुरू हुई तो ये कार्य को तेजी आ गई। अच्छा, क्योंकि ये महिलाओं के दिल के करीब का काम था। हाँ। और उनको कन्यादान का दर्द समझ में आता था। बराबर है। उन्होंने अपने माता पिता को उस दर्द से उभरते हुए देखा होगा कि किस तरह से जब वो शादी के उम्र में आई होगी तो उनके माँ बाप ने जो चिंता, टेंशन को होते होंगे, शादी की तैयारी की चिंता होती होगी, वो सब महिलाओं ने देखा होता है। तो उनको ये चीज बहुत अलग लगा कि ये तो एकदम अलग कार्य कन्यादान। अच्छा। तो वो लोगों ने दिल से इस कार्य को स्वीकार किया और आज हम कम से कम 3 से 4 हजार मेंबर की टीम बन गई। वेरी नाइस। जिसमें 3500-3600 केवल महिलाएं। अच्छा, क्या बात है। ज्यादा करके हमारी महिलाओं की टीम ही इस कार्य को आगे बढ़ाती है और बहुत बढ़िया से हो रहा है। चैलेंजेस तो बहुत थे, चैलेंजेस तो लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, एक ऐसे हो पाएगा। फिर कभी कभी लोग उसको गलत तरीके से भी लेते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि शादी जो होता है ना बहुत जिम्मेदारी का चीज होता है। क्योंकि हम हॉल भी बुक करते हैं तो बराबर एडवांस भर के रसीद लेते हैं। तो एक माँ बाप पहली बार सोचते थे ना कि हम यहाँ पे फॉर्म तो भर देंगे, मेहमानों को बुला देंगे, अगर इन्होंने शादी ही नहीं किया तो क्या होगा। राइट। तो वो सब जो पहली बार हुई ना, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ा। लोगों के घर घर जाके समझाना पड़ा, लोगों को ये भी बताना पड़ा, देखो हमने ये ग्राउंड बुक किया है। अच्छा। देखो हमने ये खाना सब रेडी किया है।
लेकिन लोगों ने विश्वास किया और उनके विश्वास का ही नतीजा है कि आज कन्यादान परिवार पूरे भारत में काम कर रहा है। सर फिर ये जो कार्यक्रम आप करते हो साल में 3 बार, अभी पिछले साल से आप साल में 3 बार कार्यक्रम करते हो, तो एक कार्यक्रम के लिए लगभग कितना खर्चा आता है, एक्सपेंसेस कैसा होता है इसका? देखिए कैसे होता है ना कि इसमें जितना अधिक शादी करेंगे उतना खर्च कम हो जाता है। अच्छा, क्योंकि ग्राउंड है, खाने की व्यवस्था है, जितने ज्यादा होते हैं उतना कम होता है। लेकिन जोड़े भी उस क्षेत्र में, पहले हमें कैसे, हम केवल मीरा भाईंदर में करते थे। अच्छा, शुरुआत ही वहां से हुई थी। अब हम हर जगह करते हैं। अच्छा, अब हम मुंबई के बोरीवली में भी कर रहे हैं, गोरेगांव में भी कर रहे हैं, नाला सुपारा में भी कर रहे हैं। अभी पिछले साल अभी 25 में हमने कुंभ के समय में बनारस में भी किया इस कार्यक्रम को। ओके। तो अब हम लोगों की जहां जहां जरूरतमंद लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ताकि वहां से ज्यादा हमें जोड़े मिले। तो जो खर्च है कम से कम एक शादी का जो बैठता है करीब 1.25 लाख के आसपास पड़ता है। 1,11,000 एक कन्यादान का होता है, तो करीब 1.25 लाख के आसपास सारी खर्च पकड़ के एक शादी का, अगर हम 21 शादी एक जोड़े के लिए, एक जोड़े के लिए, तो अगर हम 21 शादी कर रहे हैं तो हमें 25 से 30 लाख रुपए खर्च होता है। क्योंकि आप सामूहिक विवाह जो होता है ना, हम इसमें एक बेटी के जो सपने होते हैं, जो उसके दिल में उसने बचपन से देखे होंगे, अचानक माता पिता भी कभी कभी मजबूर हो जाते, सपने तो देखते हैं अच्छा करना है, लेकिन नहीं कर पाते हो। तो हम इस शादी को एकदम सामान्य भी नहीं बनाते हैं, इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं ताकि जब वो शादी करके बेटी को विदा करे तो उनके दिल में तसल्ली हो कि इससे अच्छा मैं भी नहीं कर पाता। उनके मुंह से ये शब्द एक दिल से निकलना चाहिए, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद सोचता हूँ। और बेटी को भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे माता पिता गरीब थे इसलिए मेरी शादी किसी तरह से हो गई। उसको भी लगना चाहिए कि मेरे माता पिता ने बहुत अच्छी जगह पे मेरी शादी की। ये सोच करके हम जो व्यवस्था बनाते हैं, चाहे वो आप डेकोरेशन देख लीजिए हमारे शादी का, यूट्यूब पे जाके लोग देख सकते हैं उस चीज को, और चाहे मंडप, स्टेज, और हर मंडप में पंडित, और फिर कभी कभी हम गंगा आरती का भी बड़ा आयोजन करते हैं माल्यार्पण के समय पे जब हम जयमाल करते हैं। तो वो सब चीजें हम व्यवस्था, खाने की व्यवस्था इतना सुंदर रखते हैं कि जैसे हम शादी में खाते हैं वैसा। तो वो सब चीजों पे ध्यान देते। फिर उन बेटियों को करीब 1,00,000 सवा लाख का सामान देकर के विदा करना। बाप रे, इतने सारी चीजें। तो क्योंकि देखो हम एक जन्मदिन मनाते हैं, बराबर है, तो उसमें भी छोटा सा उपहार देते हैं, बराबर है। अब बेटी की नई जिंदगी शुरू हुई है तो उसको उपहार नहीं दोगे तो कैसे चलते? उसको दहेज की तरफ मत दो। हाँ। दहेज किसको कहते हैं कि कोई कहे मुझे 10 तोला सोना दे दो, बराबर है, मुझे गाड़ी दे दो, दहेज उसको बोलते हैं। लेकिन अगर आपने कुकर दे दिया बेटी को, मिक्सर दे दिया बेटी को, बर्तन दे दिया, ये तो उपहार हुआ ना, उसे संसार को चलाने के लिए ये सब चीजें देनी पड़ेगी आपको, ताकि बेटी को भी खुशी हो कि मेरा आज विवाह हुआ और मुझे ये उपहार के रूप में मिला। बराबर। सर, आपने एक संकल्प लिया है कि आपको 5,000 बेटियों की शादी करनी है, तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए क्या हुआ, जब हमने 2018 में 11 शादी की तो हमें भी ऐसा लगा कि बस एक तो कार्यक्रम बढ़िया हो गया और लोग जान भी गए अच्छे से, बढ़िया हो गया, अब धीरे धीरे कार्यक्रम करते रहेंगे। लेकिन 2019 में कार्यक्रम के पहले क्या हुआ, कई कपल्स के जो माता पिता थे वो हमारे पास आने लगे कि सर अगला कार्यक्रम कब है, सर अगला कार्यक्रम कब है। और हमारे कार्यकर्ता भी अब जुड़ना, तब तक कार्यक्रम तक हमने केवल 40-45 लोगों को ही जोड़ पाए थे। तो हमें ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए। बराबर है। और निरंतर चलने के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं था, इसको कार्यक्रम बोल नहीं सकते, ये शादी है, इसको मतलब अगर आपने ये कार्यक्रम रख दिया तो इसमें पक्का है कि 25 से 30 लाख रुपए खर्च होंगे। बराबर। तो ये सब चीजें दिमाग में आना शुरू हो गया कि हर बार कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इतना फंड कहाँ से लाएंगे। पहले कार्यक्रम में भी हमने अपना फंड लगाया था, तो हम क्या हर बार कितना फंड लाएंगे। फिर हमने अपने दिल में रखा कि हमें बड़ी टीम बनानी चाहिए। तो बड़ी टीम वो अपने साथ जोड़े रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो टीम के सामने संकल्प भी बड़ा होना चाहिए। बराबर है। ताकि उनको लगे कि नहीं, खत्म नहीं हो गया कहानी। अगर मैं उनको कहता कि 25 शादी हमें करनी है, 30 शादी करनी है, आओ जुड़ जाओ, तो वो 25-30 शादी करके चले जाते हैं वापस, या फिर उनका मोरल कम हो जाता है कि नहीं करना है। लेकिन हमने उनके सामने एक संकल्प रखा कि हम 5,000 शादी करेंगे। और 5,000 शादी करने का बोलने का उद्देश्य केवल ये था कि 5,000 शादी करते करते हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को यह कार्य करने की आदत पड़ जाएगी। बराबर है। और कई लोग समाज में और जागरूक भी हो जाएंगे इतने कार्यक्रम होते होते। तो इससे क्या होगा कि ये आदत जब पड़ जाएगी तो ये 5,000 पे सिलसिला रुकेगा नहीं,
ये कब 50,000 पहुंचेगा, कब 5 लाख पहुंचेगा, और ये निरंतर होना चाहिए। जब तक ये समाज दुनिया है तब तक ये शादियां तो होते रहेगी। जरूरतमंद लोग जब तक आपके सामने हैं उनको आप अपनी सेवा देते रहिए। सही बात है, सही बात है सर। ये जो दान है सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है कन्यादान, तो दान के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे विस्तारित रूप से? देखिए, दान तो कई प्रकार के हैं। हम अन्न दान करते हैं, वो भी बहुत बड़ा दान है। हम वस्त्र दान करते हैं, वो भी बड़ा दान है। हम रक्त दान करते हैं, वो भी बड़ा दान है। सभी दान, मतलब कहने का मतलब कि जरूरतों की जगह पे सब अपनी अपनी जरूरतें हैं। लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं कि वहीं तक सीमित होते हैं, उस वक्त तक सीमित होते हैं। बराबर है। लेकिन आपको पता है कि इस दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास 3 चीजें जरूर होती है हमारे साथ, और यही 3 चीज इस प्रकृति को, इस दुनिया को चलाती है। एक तो जन्म होता है, बराबर, जो ईश्वर ने अपने ऊपर रखा है कि कैसे कब कहाँ पैदा किसको होना है, वो उनके हाथ में है। बराबर। और लास्ट में एक होता है संसार को छोड़ के मोक्ष प्राप्त करना, बराबर, वो मृत्यु होता है। ये 2 चीज है। अब ये 2 चीज के बीच में दुनिया चलती कहाँ है? ये बीच में कन्यादान में। जब तक ये 2 जोड़े जुड़ेंगे नहीं, जब तक 2 दंपति जुड़ेंगे नहीं, तब तक दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये सबसे बड़ा दान है कन्यादान। क्योंकि जब आप कन्यादान करते हो तो आप कहीं न कहीं अपने जिगर के टुकड़े को एक किसी के जिगर के टुकड़े के साथ जोड़ते हो, क्योंकि आओ अब इस दुनिया को जो ईश्वर ने बनाया है इसको आप आगे बढ़ाओ। क्या बात है यार। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कन्यादान को बड़ा दान, ईश्वर के समान किया हुआ दान है ये। बराबर। मतलब ईश्वर ने जन्म दिया तब आप आए, ईश्वर ने मोक्ष दिया तब आप मोक्ष प्राप्त हुए, और कन्यादान आपने कर दिया, मतलब यहाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर केवल यहाँ आशीर्वाद ऊपर से दे रहा है, लेकिन इसका निमित्त आपको बनाया। बराबर है। तो वो निमित्त का काम आपको करना चाहिए। तो कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। हर व्यक्ति को कन्यादान जरूर करना चाहिए, और केवल अपनी ही बेटी का कन्यादान नहीं करना चाहिए। जहां जरूरतमंद बेटी का आप कन्यादान करते हो तो वो समझो कि आपका बहुत बड़ा कुंभ स्नान हो गया, चारों धाम आपके हो गए। आपके विचार बहुत ही महान है सर। आप इतने बड़े, मतलब इतने आपने प्रोग्राम सब तक काम किया है, एंड आपने ये सब कुछ जब आप कर रहे तो आपको बहुत सारी चुनौती भी आए, पर सबसे बड़ी चुनौती आई होगी वो फंड राइजिंग के लिए या फाइनेंशियल के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, या हमारे दर्शकों को क्या निवेदन करना चाहोगे? देखिए, फंड, कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए। हम ये काम को चुना ही इसलिए हमने, क्योंकि बहुत कठिन काम है। क्योंकि अगर एक माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और फिर उसके भी नीचे का जो क्लास है, वो जो लोग हैं ना, कभी भी अपनी बेटी के लिए पैसा विवाह के लिए जमा कर ही नहीं पाते। बराबर है। क्योंकि उनको आमदनी उतनी होती है कि वो खाने के बाद, दवा दर्पण ये सब करने के बाद उनके पास पैसे बचते ही कहाँ है। हाँ, बराबर। तो वो है ही नहीं उनके पास। तो वो बेटी की शादी के समय उनको करना क्या पड़ता है? कर्ज मांगना पड़ता है, किसी से लोन लेना पड़ता है, किसी से, और फिर वो कभी पठानी वाला लोन आ गया तो समझो उनकी जिंदगी, बुढ़ापा खराब हो गया। कभी कभी ये सब दर्द बेटियां देखती है तो वो गलत कदम भी उठा लेती है। बराबर है। या तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है कि मेरे माँ बाप को मेरी वजह से तकलीफ हो रही है, या तो फिर वो गलत रास्ते पे जाकर चली जाती है। तो ये जो है ना, लेकिन एक बाप जब अपनी बेटी के लिए किसी से कर्ज मांगने जाता है ना, तो उसको काफी दर्द भी होता है, बेचारा संकोच भी करता है। लेकिन हमने ये चुना कि उस बाप के लिए हम धर्म के पिता बनेंगे और हम लोगों से मांगेंगे। क्या बात है, क्योंकि उसको झुकने नहीं देंगे हम। तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। और जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारे करने में ताकत आती है, हिम्मत आती है, संकोच हमें भी बढ़ता है। हमें भी कभी कभी किसी के सामने हाथ फैलाने में दर्द महसूस होता है कि जब अगला आदमी कुछ निगेटिव बोल देता है या अगला आदमी नहीं देता है, तो हमें भी दर्द होता है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हम तो लोक सेवा के लिए मांग रहे हैं, तो ये थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, हम ताकत मोटिवेशन अपने लिए जमा कर लेते हैं। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो पिता कहीं हाथ ना फैलाए। क्योंकि देखो, अगर आज मुझे मेरे लिए किसी से पैसा मांगना होगा ना, या आपको अपने लिए किसी से मांगना होगा, तो आप संकोच करेंगे, नहीं मांग पाएंगे। लेकिन आपके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए आसान होगा, भाई इसका काम कर। बराबर। तो वो पिता के लिए, उस बेटी के लिए, उस पिता के लिए हम एक भाई के रोल में हो जाते हैं, और उस बेटी के लिए हम धर्म पिता बन जाते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए हम लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, लेकिन आपकी शादी धूमधाम से करेंगे, आपका कन्यादान धूमधाम से करेंगे। तो लोगों के पास जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है, सबके सब नहीं देते हैं। लेकिन देखो, अगर दान नहीं देते तो कार्यक्रम कैसे हो? आज अगर हमने 450 शादियां की है, 5,000 का संकल्प है, 12 कार्यक्रम हो चुके हैं,
तो कहाँ से हुआ है? ठीक है, उसमें कुछ हमारे गए हैं, हमारा फाइनेंशियल गणित बिगड़ गया, या हमारे घर की व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई, लेकिन मेरी थोड़ी सी बिगड़ी, लेकिन 423-25 बन तो गए, इतने घर बस तो गए। अच्छा काम किया, बढ़िया। हाँ, तो उससे संतोष हो जाता है। लेकिन मैं पूरे लोगों से ये जरूर कहूंगा कि दान दो। अगर आप दान नहीं दोगे तो कार्यकर्ताओं का भी हौसला टूटता है। यस यस। और आपके कहते हैं ना, छोटे से दान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। शायद आपके पास तो गागर है, सागर है, सब कुछ है आपके पास, उसमें से थोड़ा सा एक बूंद निकाल के पानी अगर आप दान कर दोगे या कुछ धन राशि दान कर दोगे तो उससे आपको मोक्ष ही मिलेगा। बराबर है, जीवन आपका सफल हो जाएगा। और हम ये लोग सेवा के लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। तो दान तो खुले दिल से देना चाहिए। उसके लिए कभी आपके दरवाजे भी कोई हमारे कन्यादान परिवार, मैं पूरी जनता से कहता हूँ, आज के इस पोस्टकास्ट के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से कहता हूँ कि कन्यादान के लिए अगर हमारे परिवार के लोग आपके पास आते भी हैं दान के लिए, तो आपका एक छोटा सा दान जो है उन बेटियों का घर बसाएगा जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके माता पिता सक्षम नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीजिए दान, क्योंकि इस कार्यक्रम को हम पूरे भारत में हम चाहते हैं कि साल में कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 कार्यक्रम हो और कम से कम 200-300 शादियां हो, तो इसके लिए तो दान की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली मैं ऑडियंस को भी निवेदन करूंगी कि जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या अपने आप पे कुछ ना कुछ सामाजिक के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कन्यादान इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। एक सदस्य मेंबर से भी आप आ सकते हैं, और दूसरी बात है कि आप कन्यादान को दान भी कर सकते हैं और समाज के प्रति हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सर, अभी आपने बोला कि आप फंड राइजिंग जो है वो समाज से ही लाते हैं, या हमारे जो ऑडियंस है या वो आपको हेल्प आउट करते हैं, पर ऐसा भी है ना कि कोई मेंबर होंगे कि वो फाइनेंशियली आपको हेल्प नहीं कर सकते, पर उनको आपके साथ वॉलंटियर जुड़ना है या आपको एज ए मेंबर जुड़ना है, तो ऐसा कुछ रास्ता है आपके यहाँ पे जुड़ने का? हम तो बहुत बढ़िया सवाल है। हम जब पहली बार किसी को जोड़ते हैं तो हम तो पहले, हम लोग कहते हैं कि तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। करेक्ट। हम कहते हैं कि तन और धन ये बात का सब्जेक्ट है, पहले आप मन लेके आ जाइए, अपने दिल से ये इच्छा लाइए कि आप सेवा करना चाहते हो। तो कन्यादान परिवार से जुड़िए एज ए वॉलंटियर। आप शारीरिक श्रम करके, मतलब आज हमारे कन्यादान में इतना काम है कि शादियां जब नजदीक आती है तो जो जोड़े आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनका वेरिफिकेशन करना, फिर हॉल की तैयारी करना, कार्यक्रम की तैयारी, उपहार की तैयारी, खाने की तैयारी, तो हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है। तो जो हमें जरूरी कि केवल धन की ही सेवा चाहिए, बराबर है, हमें तन मन धन सब चाहिए। अच्छा, तो कौन से टाइप के लोग आपसे जुड़ सकते हैं? सभी तरह के, छोटे से छोटे लोग। अच्छा। और बड़े से बड़े लोग। अभी हमारी संस्था में सभी लोग जुड़े हैं। अच्छा। कई प्रशासनिक लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। कई नेता जुड़े हैं, कई उद्योगपति जुड़े हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है। आपको मैं बताऊं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम कभी सोचते भी नहीं थे कि ऐसे व्यक्ति जो केवल 500 रुपये हमारे यहाँ जुड़ देगा, वो है वही दान है हमारा, कि पहला दान दो 500 रुपया, कन्यादान परिवार से जुड़ के एज ए वॉलंटियर आप काम करो। ऐसे हमारी एक सदस्य है, लेडीज है वो, तो वो जुड़ी है हमसे। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो लोगों से दान मांग करके हमारे यहाँ 2000-5000 जमा करती थी। 2-3 साल के बाद उन्होंने हमें क्या कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, कि सर मैं इस साल चाहती हूँ कि एक कन्यादान मैं करूँगी। वेरी नाइस। जबकि उनकी बेटी है, उसका कन्यादान उन्होंने किया है, लेकिन वो अमेरिका में रह रही है। क्या सोच है, बढ़िया सोच। वो अमेरिका में रह रही है और हमने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो एकदम नॉर्मल लेडी थी, बेचारी आती थी और जो से होता था आजू बाजू से लोगों से दान लेके हमें दे देती थी। मैं बोला एक कन्यादान करो, मतलब मैंने भी स्लाइटली लिया चीजों को। मैंने सोचा कि ठीक है, कन्यादान करना होगा तो ये 10-11 हजार जो भी है देंगे। मैंने बोला आपको पता है कि एक कन्यादान का कितना खर्च होता है? बोला हाँ मुझे पता है। बोला कितना? तो 1,11,000। तो आप 1,11,000 देंगे? हम यहाँ देंगे। मैं बोला, उसी समय मैंने ईश्वर को बोला कि भाई आप हो, आपके बिना ये दुनिया नहीं चल रही। बराबर। और आप लोगों के अंदर कब कहते ना कि आपके पास संसाधन है या आपके पास धन है तो ही आप दान कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास दिल होना चाहिए, सही आपके अंदर दान करने की भावना होनी चाहिए। जब ये आपके अंदर होगा ना तो कोई भी दान होगा। तो वो लेडी ने उसी समय पे हमें, और वो पैसे लेके आई थी, ऐसा भी नहीं,
उसने तुरंत पहले मुझे 50,000 रुपया दिया, बोले ये 50,000 रुपया है और बाकी मैं आपको शादी के समय पे दे क्या दूंगी। बात है। मुझे कोई क्या होता है, जब एक बाप के पास शादी की तैयारियों में पैसा जब आता है ना, तो उस बाप को लगता है कि वो आप मेरे लिए भगवान, वो मेरे लिए उस समय भगवान बराबर है। तो ऐसे मेरे वो मेंबर है मेरे। अब जब मैं अगर उनको बोलता पहले कि नहीं यहाँ जुड़ने के लिए पहले 50,000 देना होगा, तो वो कभी जुड़ ही नहीं पाती। बराबर है। तो वो तो ऐसे वॉलंटियरी जुड़ी थी। लेकिन आपके अंदर कब आपका राम जागेगा, कब आपके अंदर की इच्छा जागेगी, ये किसको पता नहीं। बराबर है। तो वो तो करते करते सब होता है। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस काम को इतने तेजी से आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा। हम कुछ लोग मिल करके जुड़ के जितना होगा उतना करेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। इतना है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इस काम को करते करते हम इतना इसके अंदर घुस गए, इतना इस काम में डूब गए कि इतना मजा आने लगा। डूब क्या गया, इतना मजा, मतलब मराठी में बोलते हैं मनाला विरुला, मतलब मन को खुशी के लिए क्या करना चाहिए, वो मेरी खुशी का एक हिस्सा बन गया ये। जब मैं एक शादी करता हूँ, जब एक कार्यक्रम खत्म होता है, तो हम पूरा जब कन्यादान परिवार के लोग जब बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी बेटी को विदा किया है। बराबर है। और इतना दिल को तसल्ली हो जाती है कि पूछो मत। और माँ बाप जब आपके पास आते हैं कन्यादान की बेटी का विदाई जब होने लगता है, जब आपके पास आखिरी कार्यक्रम के आखिरी समय पे आते हैं आपके पास, तो बेचारे वो कितने बूढ़े रहते हैं हमसे, 70-70 साल के बूढ़े, हमसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो पैरों पे गिर जाते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन जब वो गिर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। बराबर है। फिर लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। तो कभी कभी हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि खुद से अपनी पीठ थपथपा लो, नहीं तो पैर जमीन से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपके विचार तो काफी महान है सर। ऐसे ही काम मेरी पूरी टीम, आप कभी भी हमारे कार्यक्रम में आइएगा, मैं इस बार इनवाइट भी करूंगा, क्योंकि आने वाले 21 अप्रैल को मीरा भाईंदर में फिर से 21 शादी होने जा रही है। तो उसमें आप आइएगा, आपकी पूरी टीम को लेकर आइएगा, देखिएगा कि कितना दिल से हमारी सभी महिला टीम काम करती है। एक एक टीम महिलाओं ने, और आपको बताऊं सारी महिलाएं, आप इस बात को पॉइंट करिएगा कि सारी महिलाएं अच्छे घरों से है। क्या बात है। मारवाड़ी समाज के हैं, अग्रवाल समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के, छोटे समाज के हैं, और जैन समाज के हैं, उत्तर भारतीय समाज के, मराठी समाज के, सभी समाज की महिलाएं जिनके घर में बहुत कुछ है। उनको कोई जरूरत नहीं है कि आके यहाँ पे केवल एज ए वॉलंटियर काम करना, लेकिन ये महिलाएं जुड़ी भी हैं और लोगों के घर घर जा करके 500 1000 करके लोगों से डोनेशन भी मांग के लाती हैं और बोलती हैं कि हमारे कन्यादान के लिए। कभी कभी उनके घर वाले बोलते हैं कि तो आपको कितना डोनेशन वहां देना है, मेरे से 11,000 ले जाओ, मेरे से 50,000 लेके जाओ। लेकिन वो क्या कहती है, वो तो दे ही दो हमको, लेकिन हम ये वाला काम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके देने से ये काम में मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा, सेवा करने से। राइट। मतलब और हमारे यहाँ एक हमारी महिला है, मैं सभी का नाम नहीं ले लूंगा क्योंकि बहुत लोग हैं, लेकिन एक जन को मैं हमेशा फाइंड आउट करता हूँ, वो पैर से भी नहीं चल पाती है। उनको करीब मेरे ख्याल से 16-17 माले की बिल्डिंग में रहती हैं, पैर से चल नहीं पाती। लेकिन जब कन्यादान कार्यक्रम आता है तो हमारा रसीद बुक लेकर के वो अपनी बिल्डिंग के पूरे फ्लोर पे सब घरों में जाती है। क्या बात है। तो उसमें बोलती है कोई दरवाजा बंद कर देता है, जबकि उसी बिल्डिंग में रहने के बाद भी चंदा के नाम में, लेकिन फिर कोई भी देता है। तो कहते हैं कि इतना घर अगर सबने मुझे 1000 रुपये भी दिया ना तो 2-3 कन्यादान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सोचिए कि वो लेडी इतना मेहनत करती है, उसके बाद भी वो 25-50 हजार जमा कर पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं ना, मत करो, क्योंकि वो आपसे ज्यादा सक्षम है शायद। बराबर। वो लेडी जो आपके बिल्डिंग में घूम रही है, मैंने देखा है कि वो आपके बिल्डिंग में 80% से भी ज्यादा 20% जो अच्छे लोग हैं ना, वो उसमें उसको श्रेणी की है, लेकिन फिर भी वो सेवा के लिए आपके दरवाजे पे आ रही है। आप उसकी सेवा को नहीं समझ रहे हो। बराबर है। तो लोगों को मैं ये कहूंगा कि लोग जो आपके दरवाजे पे मांगने आते हैं, सबको आप एक ही नजर से मत देखो। सोच की बात है। सोच की बात है। कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे दूसरों को अच्छा करना है। अगर हमने सोचा होता कि मुझे कन्यादान करना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कन्यादान कर पाता पर्सनली, 1, 2, 4, 10 यही कर पाता ना। इसके बाद तो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, दरवाजे घूम रहा हूँ, तो जाकर के मैं इतनी शादियां कर पा रहा हूँ। और मैं जाऊंगा। अब तो मैंने बड़ा संकल्प लिया है। मैंने कहा ना 5000 संकल्प नहीं है। हमारे गुरु है देवीदास नायकर जी,
जो हमें इसमें गाइड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शर्मा जी अभी 5,000 की बात नहीं करेंगे, हम लोग 50,000 की बात करेंगे। क्या बात है। हम 50,000 कन्यादान करेंगे। पूरा भारत बहुत बड़ा है, आपका इतना आपके पास पैसा आएगा, इतना आपकी संस्था में धन आएगा कि आप 50,000 शादी करोगे। ये हमारे गुरु का हमको आशीर्वाद है। तो जब हमारे गुरु ने हमको आशीर्वाद दिया तो हम 50,000 का सोचेंगे, होगा ही होगा। और हमने अभी एम भी बनाया कि 50,000 शादी करना है तो हमें वॉलंटियर भी ज्यादा चाहिए। 50,000 शादी तो हम 4,000 वॉलंटियर से नहीं कर पाएंगे, मेंबर्स तो लगने ही वाले आप, तो हमें वॉलंटियर ज्यादा चाहिए। तो मैं पूरे देशवासियों से फिर से कहता हूँ कि हमें पूरे भारत देश में इस कार्यक्रम को करना है। 50,000 शादियों के आसपास में पहुंचना है, कई बेटियों का घर बसाना है, कई माता पिता का चिंता दूर करना है। आइए हमारे साथ जुड़िए, एज अ वॉलंटियर जुड़िए। केवल 500 रुपीज भर करके आप हमारे कन्यादान परिवार के सदस्य बन सकते हैं, और बन करके आप जहां पे है वहीं से काम करिए, वहीं पे टीम बनाइए, हम वहां पे आके कन्यादान करेंगे। बराबर, मतलब कहाँ से भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र का है, वो जम्मू का है, मेघालय का भी हो, ये नीचे तमिलनाडु होगा, गोवा होगा, तो कौन से भी क्षेत्र से, कौन से भी राज्य से वो मेंबर बन सकता है, जुड़ सकता है, और आपको कन्यादान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है और सेवा भी कर सकता है। यस, हम तो कह रहे हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां से जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए। यस, और जब आपकी वहां संख्या इतनी हो जाए, जब आपको लगे कि आप कैपेबल संख्या में आप हो गए हो वहां, तो आप हमें बताइए और आप वहां जोड़े इकट्ठा करिए। 11-21 जो करना है, हम कार्यक्रम वहां के करने को बस खाली आप लोग साथ दीजिए। बराबर, ये पूरे देश में हम चाहते हैं कि कन्यादान अभियान को इतने तेजी से फैलाया जाए कि हर माँ बाप के कान में ये बात जानी चाहिए कि हमें बेटी की पढ़ाई पे ध्यान देना है, ना कि बेटी के विवाह की चिंता करनी है। बराबर है। बेटी बेचारी शादी होगी उसकी 18 साल के बाद, चिंता आप उसके पैदा होने से शुरू कर देते हो। बराबर, उसको पहले पढ़ाते नहीं हो, तो पहले उसको पढ़ाइए, वो पढ़ेगी तो शायद वो इतनी सक्षम बनेगी कि अपनी भी शादी कर लेगी और 10 लोगों की शादी करवा देगी। बराबर, तो बेटी को सक्षम बनाएगी। सर, राजनीतिक दुनिया में जो राजनेता है वो भी आपको कुछ हद तक मदद करते, कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे कि वो उनका हेल्प आपको कैसे मिलती है? देखिए, राजनेता, हम बहुत बड़े राजनेता तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारे जो क्षेत्र में हमारे अगर कोई राजनेता है वो आपसे जुड़ना चाहता है तो वो उनको शायद से ये आंसर हेल्प हो, ये काम अगर कोई राजनेता दिल से जुड़ जाए, और कोई भी राजनेता चाहे मेरे क्षेत्र के ही क्यों ना हो, कोई भी राजनेता अगर जुड़ जाए अगर दिल से, तो उनके पास इतने संसाधन है, प्रशासनिक ताकत है, और इतने अच्छे अच्छे लोग उनके पास है, तो हमें ना प्रशासनिक तकलीफें आएगी और ना धन की तकलीफें आएगी। बराबर है। लेकिन शायद हो सकता है कि वो भी हमारा इम्तिहान लेते हैं, उनको भी विश्वास तो होना चाहिए। अभी हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक जी है, सांसद है, कई नगर सेवक है हमारे क्षेत्र के, तो बेचारे अपने तरीके से जितना उनसे हो सकता है इस अभियान के लिए अपनी सेवा देते हैं। लेकिन मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे उन सभी राजनेताओं से कहूंगा कि इस कार्य के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम इसको पूरे भारत में पहुंचा सके। और क्योंकि शादियों को अक्सर मैं देखता हूं कि CSR फंड हो, चाहे ये गवर्नमेंट की कोई सुविधा हो, बहुत सीमित है, राइट। जबकि ये बहुत बड़ी जरूरी वाली चीज है, लेकिन चीजें सीमित है ये। तो हम चाहते हैं कि इसकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए कि ये भी बहुत जरूरी काम है कि अगर आप एक बेटी की शादी की चिंता अगर एक माँ बाप के दिमाग से दूर करवा दो, तो माँ बाप बेटी को पढ़ाने लगेंगे, और शिक्षा के लिए आप काम कर रहे हो तो शिक्षा कहाँ रुकी है उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जब हमने इस कार्य को शुरू किया था, जब हमने कन्यादान शुरुआत की थी, तो हमारे दिमाग में केवल शादी ही नहीं थी कि शादी करवानी है, उसमें 3-4 चीजें थी। शिक्षा तो जरूरी है कि भाई शादी की हो रही, लेकिन 3 चीजें क्या थी? भ्रूण हत्या थी सबसे पहले, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। बराबर है। दहेज है, इतना दहेज मांग लेंगे कि माँ बाप दे ही नहीं सकते हैं, तो एक तो वो बात हो गई। बराबर। और तीसरी होती है फिजूल खर्ची। अगर हमारे पड़ोस ने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख खर्च किया है, तो हमारे ऊपर एक मानसिक दबाव आ जाता है कि हमें थोड़ी सी इज्जत के लिए थोड़ा अच्छा खर्चा करना पड़ेगा। उसने 50 किया तो मैं 10 करूं, जबकि तुम्हारे पास 10 भी नहीं है, वो 10 में भी 5 आप कर्जे में ले आ रहे हो। तो ये जो फिजूल खर्ची, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, ये सब समाज ऐसी कृतियां है ना जो समाज को नष्ट कर रहा है, जो समाज की जो रीति रिवाज प्रथा है उसको खत्म कर रहा है। कैसे? जो ये नहीं कर पाएंगे वो क्या करेंगे? गलत रास्ते पे जाएंगे। तो ये सब चीजों का दबाव आपको हटाना पड़ेगा, और ये ऐसी कृतियां है कि इसको हटाने के लिए
कोई एक व्यक्ति नहीं हटा सकता, इसका समाधान ही सामूहिक विवाह है। तो सामूहिक विवाह लोग अटेंड नहीं कर रहे थे कि यार सामूहिक विवाह में लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, तो हमने ऐसा बना दिया सामूहिक विवाह को कि वो इवेंट की तरह बना दिया। हमने रीति रिवाज से शादी करी है। आपका मंडप अलग होगा, आपका मंडप अलग होगा, आपका मंडप अलग होगा, आपके पंडित भी अलग होंगे। आप गुजराती समाज के हो तो गुजराती पंडित होंगे, मराठी समाज के हो तो मराठी पंडित होंगे, उत्तर भारतीय समाज के हो तो उत्तर भारतीय पंडित होंगे, जैन हो तो जैन पंडित होंगे। ऐसे पंडित बैठ के आपकी बेटी की शादी करेंगे और आपके मंडप में आपके ही मेहमान रहेंगे। क्या बात है। और इसके बाद शादी करो, बढ़िया से रिसेप्शन होगा आपका, और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में जयमाल होगा, गंगा आरती होती है, इतना बढ़िया। भगवान के भी बड़े बड़े संत आते हैं आशीर्वाद देने, बड़े बड़े नेता आते हैं आशीर्वाद देने, कई सेलिब्रिटी आते हैं आशीर्वाद देने। हमारी शादी में तो कोई नहीं आया था, तो हम आपकी शादी में ये व्यवस्था कराते हैं। बढ़िया शादी, तो ये तो अच्छी शादी हो गई ना। हाँ। तो हम ये चीज को इतनी अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि बेटियां खुद आए और युवा खुद आए कि बोले कि नहीं पापा हम शादी करेंगे तो यहाँ करेंगे। तो कौन से टाइप की बेटियां होनी चाहिए, मतलब कौन सा टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, मतलब गरीब है या मध्यम वर्गीय, कौन आपसे मतलब? देखिए हम तो हमारी कोशिश अक्सर ये होती है कि आदिवासी क्षेत्र के आ जाए, अच्छा, एकदम निम्न क्षेत्र के जिनको नहीं व्यवस्था मिल पा रही वो आ जाए। हाँ, मतलब माँ बाप की दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसके बाद लोअर मिडिल क्लास आ जाए। अच्छा, और फिर इसके बाद मिडिल क्लास भी आ जाए। अच्छा, सबसे बड़ा गरीब कौन है? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। करेक्ट। वो गरीब इस तरह गरीब है वो कि वो अपनी गरीबी दिखा भी नहीं सकता। बराबर है। एक जो छोटा व्यक्ति होता है ना, उसको आप कहीं भी बैठा के खाना खिला सकते हो, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आदमी है ना, वो तो कहीं भी खड़ा होगा, बोलते ना, वो अपने आप को शेर समझता है। वो बोले मैं मांस ही खाऊंगा, तो वो भले कुछ भी हो, हिचक होती है, तो हिचक होती है उसके अंदर। वो रहता है कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं भंडारे में खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ। तो वो सबसे बड़ा गरीब, उसको ही जरूरत होती है, तो हम उनको तैयार करते हैं। हम उनके अंदर मोटिवेशन करते हैं कि आओ अपनी बेटी की शादी यहाँ करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए ही बना है। अगर बेबी यही सुविधा अगर सरकार देगी, सरकार बोलेगी कि आप अपनी बेटी की शादी में आके मेरे से 1 लाख का चेक लेके आओ, तो दुनिया भर का लोग गलत फॉर्म बना के गवर्नमेंट में जमा करते हैं। अभी लाडली बहन की योजना आई, जिसको नहीं चाहिए उसको भी मिल रहा है। बराबर है। तो मतलब वहां मिलेगी तो आप कतार में खड़े होकर भीख लोगे, लेकिन जहां आपको सम्मान के साथ किया जाएगा वहां आप नहीं आओगे। बराबर है, सही बात है ना। अब अक्सर बोलते हैं कि हम पूरे देश में इतने लोगों को राशन बांटते हैं, तो उसमें सब थोड़ी गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाके राशन लेके आते हैं वहां से। तो लेकिन सामूहिक विवाह में लोग अपनी बेटी की शादी नहीं करते, क्योंकि वो दिखावा का जगह है उनका। तो ऐसे मिडिल क्लास को भी इसमें ले आना है, और मैं तो कहता हूँ कोई बड़े परिवार का भी आए, वो भी अपनी बेटी की शादी उसमें करे। क्योंकि होता है कई राजनेता करते हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह की, 22 शादी हुई, जिसमें 22वां जोड़ा वो उनका था, 21 शादी उनकी हुई थी। हमारे क्षेत्र के थोड़ा आगे हमारे विधायक जी है, उन्होंने 1000 शादी आदिवासियों में कराई थी, जिसमें उसमें उनके बेटे की शादी हुई थी। और ये होता है। और इस साल मैं मेरे भतीजे की शादी जो अप्रैल में होगा, उसकी भी शादी मैं इसी में करूंगा। वाह, क्या बात है। क्योंकि उनके लड़की के मम्मी पापा तैयार नहीं हो रहे थे, तो हमने उनको तैयार कराया कि देखिए फिजूल खर्च करके आप पैसा क्या करोगे। बराबर है। तो उनको हमने समझाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं कर लूंगा, आपके बोलने पे मैं करूंगा। और लेकिन फिर मुझे संस्था में क्या, मतलब मुझे कुछ करना है तो क्या है, बोला एक कन्यादान का भार आप ले लो। बराबर। तो उन्होंने बोला ठीक है 1 लाख रुपया मैं दे दूंगा। अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए। उनका भी मान रह गया कि उन्होंने फ्री में शादी नहीं की, उन्होंने कन्यादान में शादी की, एक समाज को मैसेज दिया, मेरे भी समाज में लोगों को मैसेज जाएगा कि मेरे भतीजे की भी शादी वहां हो रही है। बराबर है। और हमने भी फिजूल खर्ची को बढ़ावा नहीं दिया, जो हमारा अपना मैसेज है। तो इससे सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई। मेरे घर के लोग और भी मेरे जो रिश्तेदार है कुछ नाराज भी हो गए कि थोड़ा हम एंजॉय करते, उसमें तो आप पूरे कार्यक्रम में लगे रहते हो, तो यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे। हाँ, पे ध्यान दे। मैं बोला शादी तो शादी है, जैसे वो वहां पे 20 बेटियों की शादी होगी, वैसे ये 21वां होगा। बराबर है। सबके साथ नाचेंगे गाएंगे, इनके लिए भी नाचेंगे, उनके लिए भी नाचेंगे, और हमारी टीम एंजॉय करती है शादी में। बराबर है, बराबर। तो सर अरेंजमेंट कैसी होती है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग होते हैं वहाँ पे, तो अलग अलग पंडित वहाँ पे होते हैं, तो वो कैसा अरेंजमेंट होता है? देखिए हम लोग जो है ना अरेंजमेंट हम नहीं करते हैं, क्योंकि हर समाज के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे
माता पिता अपनी बेटियों की शादी अपनी इच्छा से निश्चित कर लेते हैं कि वो हमारे लड़का लड़की देखने का काम उनका है, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा, पंडित वो आप बुलाते जोड़े हैं कि से वो आते बुलाते हैं? हम देते हैं। अच्छा अच्छा। पंडित को दक्षिणा भी हम देते हैं। अच्छा। हम कहते हैं ना हम्म। कि उनका विवाह में कपड़े से लेकर के पंडित की दक्षिणा और शादी सारा होते, जयमाल, आखिरी तलक, विदाई तलक, सारा खर्च हमारा होता है। हम केवल जब वो आते हैं हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करने तो एक नॉर्मल फीस हम रखते हैं। वो नॉर्मल फीस इसलिए भी होता है कि हमारी ये सोच होती है कि वो माता पिता का भी ऐसा होना चाहिए कि हमारा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इसमें हुआ है। बराबर है। तो उसमें लड़की वाले जो होते हैं तो वो 5,100 देते हैं और लड़के वाले 11,000 देते हैं। ये उनका रजिस्ट्रेशन फी होता है। अच्छा। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में जो गवर्नमेंट के हिसाब से निर्धारित किया गया है उम्र, उस हिसाब से उनका उम्र है या नहीं, उनके माँ बाप तैयार है कि नहीं, उनके पेरेंट्स तैयार है। बराबर, ये भी जरूरी है। कभी कभी माता पिता पेरेंट्स नहीं देते हैं तो उनके पेरेंट्स कौन है वो तैयार होनी चाहिए। और उनके 2 विटनेस होते हैं, वो सारे लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर उस फॉर्म का बकायदा वेरिफिकेशन होता है। हमारे लोग पता लगाते हैं कि ये जोड़े सही में है, कैसे है, कहीं पहले से शादीशुदा तो नहीं है या कुछ क्या है, वो सारी चीजें होती है। एक प्रोसीजर है, बहुत बड़े सिस्टम से ये काम होता है। क्योंकि जब एक कार्यक्रम होता है तो उसके 3 महीने 4 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। तो जैसे अभी अप्रैल में है तो तैयारियां शुरू हो चुकी है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो चुके हैं हमारे पास। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से कार्यक्रम होता है और अभी तक बढ़िया हो रहा है। आगे भी ईश्वर चाहेंगे तो अच्छा। बराबर है। मतलब आप पहले नियोजन करते हैं, फिर वो सिस्टम में आप डालते हो, फिर उस तरह आप काम करना स्टार्ट करते हैं। बराबर है। तो मैं सब लोगों को निवेदन करूंगी कि अगर आप एक पुअर फैमिली से है या लोअर मिडिल क्लास के है या मिडिल क्लास के, या आपकी जो फाइनेंशियल जो स्थिति है वो अच्छी है और आपको लगता है कि समाज के प्रति आपको कुछ तो करना है, तो कन्यादान इस संस्था को आप जुड़ सकते हैं, शादी में हिस्सा ले सकते हैं, या आप यहाँ पे इनको फाइनेंशियली हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप सदस्य से आप जुड़ के 500 रुपए दे के आप सदस्य बन सकते हैं, जहाँ पे आप समाज के लिए कुछ हद तक आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो सर, आखिर में आप आपकी मन की बात क्या बताना चाहेंगे? मन की बात ऐसा है कि मैं सभी देशवासियों से कहूँगा अपनी मन की बात कि हमने एक छोटा व्यक्ति हूँ, एक सामान्य परिवार से हम भी है, लेकिन ईश्वर ने एक अच्छे काम के लिए मुझे निमित्त बनाया है और मैं हम हो गए हैं। इस समय बहुत लोग जुड़ गए हैं कि आप लोगों ने काफी ताकत बढ़ाई है। तो मैं अपने मन से ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग आइए, इस अभियान से जुड़िए। ये एक आंदोलन है, केवल अभियान नहीं है, केवल कार्यक्रम नहीं है, ये केवल विवाह नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके समाज में होता होगा सामूहिक विवाह, लेकिन ये एकदम अलग तरह का सामूहिक विवाह है, एक इवेंट की तरह होता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से आप सब जुड़िए और जुड़ करके इस अभियान को पूरे देश में फैलाइए, गांव-गांव तक फैलाइए, ताकि हम हर जगह पे आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को लगातार करते रहे और ये कारवां रुके नहीं। ये कारवां न रुके, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। आप सब आइए और इस अभियान को सफल बनाइए। जी। यस। आज हम ऐसे पर्सन से मिले हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो सोच है वो बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, और डेफिनेटली मैं मेरे ऑडियंस को तो निवेदन करती ही हूँ, बल्कि मेरे जो एम्प्लॉयज है, मेरे अगल बगल के जो लोग हैं, उनको भी मैं आपका मैसेज जो है वो प्रचार करूँगी और मैक्सिमम लोग आपसे जुड़े, इसके लिए भी निवेदन करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने कीमती समय यहाँ पे दिया। एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आपके जो फ्यूचर में जो आपने प्लानिंग की उसके लिए आपको डेफिनेटली यश प्राप्ति मिले, सक्सेसफुल आपका पूरा सभी कार्यक्रम पूरे कंप्लीट हो। तो बहुत धन्यवाद सर।